अभिषेक, जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं गैर जरूरी हैं, गैर वाजिब हैं, या इन सवालों में दम है? 22 साल बाद ऐसी क्या नौबत आ गई यकायक अब समीक्षा का ख्याल आया चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट की? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है संदीप जी? जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। ओके। बिहार ने संदीप जी वो भी दौर देखा है जब लालू जी जीतते थे और किस तरह से कदाचार चुनाव के बीच में होता था और किस तरह से बूथ लूटे जाते थे और बहुत सारी बातें होती है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और उनकी एक प्रक्रिया है। हम लोग चुनाव आयोग के किसी भी फैसले को ना डिफेंड कर सकते हैं ना कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में राय जरूर दे सकते हैं। निश्चित रूप से जो प्रक्रिया अपनाने की बात अभी हुई है वो चैलेंजिंग है और जिन पॉलिटिकल पार्टीज के पास बूथ स्तर तक का संगठन है वो पॉलिटिकल पार्टी तो इसमें सहयोग कर सकती है। आरजेडी के पास कितना संगठन है मुझे नहीं मालूम, और जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए एक बहुत चैलेंजिंग फैक्टर है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि कहीं भी इसके पीछे की मंशा ऐसी है कि कोई व्यक्ति नहीं, आपने कहा एक प्रोसीजर है चुनाव आयोग का, आप उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। प्रोसीजर कैसा प्रोसीजर है वो? 2003 में आखिरी समीक्षा की, 22 साल याद नहीं आया, लोकसभा चुनाव से पहले याद नहीं आया, अब बिहार से पहले याद आ रहा है। 2003 में जो समीक्षा हुई उसमें 2 साल लगे, यहां 1 महीने में पूरी प्रक्रिया पूरी कर देंगे ये, और आपत्ति को भी मिला लूं तो 2 महीने। संदीप जी, होता यह है कि टाइमिंग पर भी क्या सवाल उठा, इतने वर्षों के बीच में भी प्रोसीजर होना चाहिए था। ठीक है, अच्छी बात है। प्रोसीजर नहीं हो पाया तो चुनाव आयोग के अधिकारी इसका जवाब दे पाए। अब अगर प्रोसीजर हो भी रहा है और हम अपनी बेचैनी दिखाएं कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमारे लोगों का नाम कट जाए तो वो भी बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। आपको याद होगा कि जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तभी बहुत सारे लोगों के नाम जब वोटर लिस्ट में जुड़ रहे थे, या महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहे थे तो भी इस पर सवाल उठाया गया कि बहुत सारे लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ रहे हैं। नहीं, ये सवाल तो बहुत दिनों से चल रहे हैं ना। दिल्ली में सांसदों के घर पर 48 आदमी, 36 23 आदमियों के नाम जोड़े जा रहे थे। संदेहास्पद तो था ना, और वो तो पूरे देश ने देखा। एबीपी में सीधा सवाल में मैंने लगातार वो वीडियो भी दिखाए, अनिल मसीह जो मेयर के चुनाव थे चंडीगढ़ में, कैसे खुलेआम वो धोखाधड़ी फर्जीवाड़ा कर रहे थे। अगर कहीं संदीप जी, अगर कहीं गड़बड़ी होती है तो ये टेक्नोलॉजी का युग है, मीडिया का युग है। कोई व्यक्ति और कोई पदाधिकारी गड़बड़ी करके ये सोचे कि वो इसको छुपा लेगा तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी कीमत पर ऐसा संभव है। लेकिन जहां अपवाद स्वरूप इस तरह की घटनाएं घटी है उसी को हम अपना आधार बना ले, ये भी उचित नहीं। हमें लगता उसी को आधार ना बनाए। अच्छा, आधार आपने शब्द इस्तेमाल किया, ये आधार कार्ड की तो हर जगह मान्यता होती है। बैंक अकाउंट आधार चाहिए, किसी होटल में जाओ, कमरा बुक करा रखा है, आधार आपकी पहचान होगा, एयरपोर्ट पर आधार आपकी पहचान है। आधार कार्ड को आपकी पहचान बनाने से साफ इनकार करता दिख रहा है। 11 दस्तावेजों में आधार तो है ही नहीं। ये एक सुझाव का विषय हो सकता है या प्रश्न का भी विषय हो सकता है कि एक मूल पहचान पत्र के रूप में आज आधार कार्ड की मान्यता पूरे देश के अंदर है, तो ऐसी परिस्थिति में उसमें क्यों नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। हम इसको दरकिनार नहीं करते हैं, लेकिन सब कुछ के बावजूद हमें लगता है कि चुनाव आयोग की यही मंशा है, हम सभी लोगों की यही मंशा है कि बिना गड़बड़ी के चुनाव हो, किसी को फेवर नहीं किया जाए। नहीं, यहां पर सवाल तो फिर यही उठ जाते हैं ना कि गड़बड़ी की गुंजाइश, लेश मात्र भी गुंजाइश हो, गुंजाइश को खत्म करना चाहिए ना। अब देखिए, अब प्रक्रिया को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं, गड़बड़ी कोई दिख नहीं रही है इनको। और संदीप जी, हमारा इनसे बुनियादी नहीं, नाम काटने लगे कि जी आपके पास 1987 से पहले तो कोई आधार होता ही नहीं था। और जन्म पत्र की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा मैंने इसीलिए बताया, 2001 से 2005 में जन्मे बच्चों में से केवल 2.8% के पास जन्म प्रमाण पत्र थे। अब ये तो घल्लूगारा हो गया है ना, ये तो बहुत बड़ा असमंजस हो गया है आम आदमी के लिए। आपकी आवाज थोड़ी संदीप जी कट कट के आ रही है, लेकिन मैं आपका मूल प्रश्न सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। और मसला ये है कि आपने बहुत बखूबी बहुत सारे आंकड़ों को प्रस्तुत यहाँ पर किया है, लेकिन इन सब के मूल में यही है कि चुनाव आयोग भी कभी नहीं चाहेगा और हम भी नहीं चाहेंगे कि कोई अगर यहाँ के नागरिक है, कोई बिहार के नागरिक है, बिहार के वोटर हैं और उनका नाम पहले से इंगित है और उनके पास सभी दस्तावेज हैं, वोटर वेरिफिकेशन तो होना ही चाहिए। ऐसी परिस्थिति में कोई अपने वोट के अधिकार से वंचित हो जाए, ये हम नहीं चाहते हैं। साथ ही साथ हमको ये भी लगता है कि हमारे विपक्ष के साथियों के उम्मीदवार जहां पर जीतते हैं, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, तो कोई सा भी चुनाव हो, जहां जीते हैं वहां इनको लगता है कि लोकतंत्र की जीत हुई है। लेकिन जहां भी इनको लगता है कि ये हारने वाले हैं या पहले से कोई राग अलापना है,
कि भाई इनको लग रहा है कि हम चुनाव हार जाएंगे बिहार के अंदर भी, तो ये पहले से हल्ला हंगामा कर रहे हैं कि चुनाव आयोग ठीक से नहीं करा रहा है कामों को, वोटर्स का सत्यापन होना गलत है, वोटिंग पैटर्न गलत है, गिनती गलत है। नहीं, टाइमिंग बहुत जरूरी होती है ना राजनीति में। अभी कैसे याद आया और सिर्फ बिहार का याद आया? देखिए, ये एक प्रश्न हो सकता है कि अभी क्यों याद आया, कैसे आया, लेकिन इसका उत्तर चुनाव आयोग के लोग दे सकते हैं। नहीं, दूसरा सवाल इसमें यह है, देखिए आप बिहार वासी हैं, मैं भी बिहार आता जाता रहता हूं, जानता हूं बिहार के बारे में। ये महीना, जो एक महीना जिसमें समीक्षा होगी, ये तो मॉनसून का मौसम चल रहा है, बाढ़ग्रस्त इलाका है बिहार, लोग डूबते फिर रहे होंगे और वहां पर बीएलओ जा रहे हैं और उनकी सत्यापन कर रहे हैं वोटर लिस्ट का। यहां भी टाइमिंग का सवाल है। मैं आपके प्रश्न को सुन नहीं पा संदीप जी, आवाज कटते आ रही है। नहीं, यहां पर भाई अभी तो मूसलाधार बरसात हो रही है, बाढ़ग्रस्त इलाका है बिहार में, अच्छा खासे जिले, वहां पर क्या सत्यापन हो पाएगा इस महीने में वोटर लिस्ट का? नहीं, आप शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि मानसून का महीना और बाकी सारे चैलेंजेस हैं, तो इतने कम समय में कैसे हो पाएगा? एग्जैक्टली। ये चैलेंज तो है, और हमने कहा ना कि ये बहुत युद्ध स्तर पर करने का काम है। जिन कामों में अमूमन वर्षों का समय लगता है, उन कामों में अगर हम इस तरह की एक टाइम फ्रेम को सेट कर लेते हैं तो चैलेंजिंग तो है। और हमें लगता है कि चुनाव आयोग के पास ये मैकेनिज्म होगा, और एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम लोग भी तैयार हैं इसके लिए, हमारे वर्कर्स, हमारे कार्यकर्ता भी तैयार हैं। अब जिनको चिंता हो रही है, उन्हें पहले से हार का डर सता रहा है और वो पहले से बहाने बना रहे हैं, पहले से बहाने बना रहे हैं, या या आपको हार का की आशंका, वो खतरा मुंह बाए खड़ा है? नहीं तो आप लोकसभा चुनाव से पहले समीक्षा करा लेते। और अब इस समीक्षा में कुछ गड़बड़ियां, त्रुटि, तथाकथित त्रुटियां निकलती हैं, तो इसका मतलब आपको जो मैंडेट 2024 में मिला, बिहार में 31 सीटें जीती ना एनडीए गठबंधन ने, इसका मतलब वो एक फ्लॉड इलेक्टोरल लिस्ट पर आधारित थी वो मैंडेट। संदीप जी, ओवरऑल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले क्यों नहीं करा रहे हैं इसको। भाई, चुनाव आयोग ने एक टाइम फ्रेम सेट किया होगा और हो सकता है कि उसको पार्शियली करेंगे। लोकसभा चुनाव में उन्हें पूरे देश का एक साथ सत्यापन कराना पड़ता है, एक टीडीएस टास्क होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात संदीप जी ये है कि ओवरऑल आप देखिए तो पिछले लोकसभा के चुनाव से अगर बिहार की ही बात हम करें, तो बिहार में एनडीए की सीटें कम हुई और महागठबंधन को, आरजेडी को या कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ क्योंकि सीटें बढ़ी। तो ओवरऑल जहां इनकी सीटें बढ़ रही, वहां भी यहाँ तौबा मचा रहे हैं। तो हमें साफ तौर पर लगता है कि तो मतलब इंडिया गठबंधन का हाल है मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। प्रियंका भारती, हार की पहले से ही आहट गूंज में तब्दील हो रही है, तो ये मौका मिल गया, इस मौके को भुनाने की फिराक में पहले से ही जमीन तैयार कर रहे हैं अपनी हार की, कि नहीं जी गड़बड़ झाला कर दिया, वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा हो रहा है। संदीप जी, अभी जितने भी सर्वे हुए, सी वोटर सर्वे से लेकर जितने सर्वे हुए, हर जगह तेजस्वी जी टॉप पर दिखे सर्वे में। लेकिन बात उसका नहीं है, बात इस चीज़ का है कि पहले जब हम, आप डेटा बोल रही हूँ, पहले जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, डॉक्यूमेंट्स से पहले भी अगर बात करें, रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड वोटर्स का जहाँ पे जिक्र किया है चुनाव आयोग ने, वहाँ पे उन्होंने साफ मेंशन किया कि 2003 के बाद जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनको नॉन रजिस्टर्ड माना जाएगा। तो सवाल ये है कि अगर वो नॉन रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उनका नाम डिलीट होने वाला है, तो सवाल तो यह है कि नॉन रजिस्टर्ड वोटर्स ने आखिर वोट डाला, तो प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की वैलिडिटी पर ही क्वेश्चन हो जाएगा कि नॉन रजिस्टर्ड वोटर्स के वोट से वो कैसे प्रधानमंत्री बन गए, नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने पर सवाल खड़ा हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स की तो आपने पूरे फहरिस्त गिना दी। अगर जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, 10th सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र की बात करें तो आईएसडीएस का डेटा बताता है कि मात्र 20% दलितों के पास उनके जाति प्रमाण पत्र है और 25% ओबीसी के पास। मतलब आप तो आरएसएस के एजेंडा पर चल रहे हैं कि इतने जितने ओबीसी, पिछड़े और दलितों के पास नहीं होगा प्रमाण पत्र, आप तो उनके वोटर्स के नाम काट देंगे। इसका मतलब वोटर का नाम कट गया तो एक सिटीजन की पहचान खत्म हो गई, उसको आप इंसान को इंसान मानने से इनकार कर दिए, देश का नागरिक मानने से इनकार कर दिए। जन्म प्रमाण पत्र की बात आपने खुद बताई, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सारा का सारा नैरेटिव गढ़ रही है क्या? एक सेकंड प्रियंका, आपने कहा कि ये सब अनरजिस्टर्ड वोटर्स हैं, अनरजिस्टर्ड, अभी उनकी समीक्षा होगी। 2024 में वो बाकायदा पक्के वोटर्स थे। आप अपनी कन्वीनियंस से हर चीज को पेश कर रही हैं क्या?
आपने तो खुद इसका जवाब दे दिया ना संदीप जी कि वो अनरजिस्टर्ड वोटर्स ने वोट डाला तो वैलिडिटी पर क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। नहीं, अनरजिस्टर्ड थोड़ा वो रजिस्टर्ड थे, पर अब उनसे दोबारा से उनकी समीक्षा की जा रही है। समीक्षा में दिक्कत क्या है? क्या आपका ब्लॉक लेवल पे आपके पास कार्यकर्ताओं की कमी है? आपके कार्यकर्ताओं की सूची मांगी जाती है तो आप कहते हैं चुनाव आयोग को हमारे एजेंट्स के नामों की जानकारी क्यों चाहिए? आप दीजिए ना और उनके साथ जाइए बीएलओज के साथ। ऐसे कैसे हो जाएगा फर्जीवाड़ा? इस समीक्षा की याद लोकसभा चुनाव से पहले नहीं आ रही थी। और एक वर्ग जिसको आप भी भूल रहे हैं और बाकी लोग भी भूल रहे हैं, वो है अनाथ वर्ग। वो अपने माता पिता का नाम, उनका डॉक्यूमेंट्स कहां से लेकर के आएगा? वो देश का नागरिक नहीं हो सकता है क्या? रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के हिसाब से जो फॉर्म नंबर 6 था, वो चीज इस चीज को चिन्हित कर देगा कि अब मेरे माता पिता दुनिया में नहीं है, माता पिता नहीं है, तो ऐसा थोड़ा कि उसकी बात को खारिज कर दिया जाएगा। इसीलिए दावा और आपत्ति के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है ना प्रियंका। 1 महीने के वक्त पे तो और चर्चा होनी चाहिए संदीप जी। जिस इलेक्शन कमीशन को पिछले बार रिवीजन करने में 2 साल लग गए, वो 25 दिन में करवा लेगा। जिस भारत सरकार को जातिगत जनगणना करवाने के लिए 2 साल चाहिए, और वहीं इस 8 करोड़ लोगों की गिनती वो मात्र 25 दिनों में कर देंगे। ये कैसा टाइम फ्रेम सेट कर रहा है? हम खुद जातिगत सर्वे करवाए बिहार में, हमको 8 से 10 महीना लग गया। ये कैसा टाइम फ्रेम है? और सवाल सिर्फ टाइम फ्रेम का नहीं है, एक और बात है जो ट्रांसपेरेंसी की बात है। जो ईसी एक और बात वहां पर मेंशन कर रहा है, वो कह रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे ट्रांसपेरेंसी के लिए, वो साइट पर अपलोड रहेगा। पर एक और चीज वो जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स कोई कॉमन लोग नहीं देख पाएंगे, सिर्फ हम देखेंगे। तब तो और इनकी वैलिडिटी पर सवाल होगा, तब तो और हमको खतरा महसूस हो रहा है। इसके अलावा आपने बाढ़ का जिक्र कर ही दिया। बिहार बाढ़ में बह रहा है, पलायन की चर्चा तक नहीं कर रहे हैं ये लोग। मुझे बताइए, सरकारी आंकड़ा तो 3 करोड़ का है, इससे ज्यादा ही लोग होंगे बाहर। तो आप उम्मीद करते हैं कि उनकी पत्नियां अपना घर छोड़ करके, जिनके पति खुद बाहर हैं, वो घर छोड़ करके अपने माता पिता के पास जाएं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट मांग के लेके आए, जातिगत सर्टिफिकेट मांग करके ले आए? ये अन्याय है, ये अमानवीय है। मेरा बस इतना ही कहना है, हमारे नेताजी ने भी क्लियर कट इसको कहा है कि हिटलरशाही की सरकार भी ना, हिटलरशाही भी नहीं चली थी। और अब ये मान, अगर खुद नया हिटलर बनना चाहते हैं, नया मसोलिनी बनना चाहते हैं, तो बर्बादी के लिए तैयार रहें। बर्बादी के लिए तैयार, या आपकी थोड़ी जमीन आपको खिसकती दिख रही है, इसीलिए चौतरफा वार आप करते दिखाई दे रही हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।